नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर आधारित सामग्री का विश्लेषण करेंगे जो जो मन को झंझोड़ कर रख देती है। मुंशी प्रेमचंद की कफन। जी। हमें जो सामग्री मिली है वो गरीबी की उस हकीकत को सामने रखती है जिसे अक्सर समाज अनदेखा कर देता है। एक ऐसी सच्चाई जो सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। ये कहानी और उस पर आधारित ये विश्लेषण सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि हमें उस गहरे सामाजिक और आप कह सकती हैं मनोवैज्ञानिक जमीन पर ले जाते हैं जिसे प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से उकेरा है। अच्छा। ये सामग्री दिखाती है कि कैसे भयानक गरीबी और लाचारी इंसान के अंदर की जो बुनियादी भावनाएं हैं, उसकी संवेदनाएं, उनको भी सुन्न कर सकती है। कहानी के केंद्र में दो किरदार हैं, घीसू और उसका बेटा माधव। हाँ। जो विवरण हमें मिले हैं उनके अनुसार ये दोनों काम करने से बचते हैं, बेहद आलसी हैं। हाँ। कामचोर कह सकते हैं। हाँ, कामचोर। उनका जीवन या तो दूसरों की दया पर चलता है या फिर छोटी मोटी चीजें इधर उधर करके। ऐसा लगता है मेहनत उनके स्वभाव में ही नहीं है। हाँ, और ये आलस्य सिर्फ कामचोरी तक ही नहीं है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है, किसी भी तरह। समाज, परिवार, जिम्मेदारी, ये सब उनके लिए मायने नहीं रखते जब जब भूख सामने खड़ी हो। उनका पूरा अस्तित्व जैसे इसी एक जरूरत के इर्द गिर्द सिमट गया है। और इसी पृष्ठभूमि में कहानी का वो हिस्सा आता है जो दिल दहला देता है। माधव की पत्नी बुधिया, वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है अंदर झोपड़ी में, और बाहर घीसू और माधव अलाव जलाकर चोरी के आलू भूनकर खा रहे हैं। हाँ, सामग्री यही बताती है। सामग्री बताती है कि बुधिया की चीखें उन तक पहुंच रही हैं, लेकिन वो बेफिक्र हैं। ये उदासीनता वाकई चौंकाने वाली है। देखिए, ये महज उदासीनता नहीं है, ये उस चरम संवेदनहीनता का सबूत है जो लगातार अभाव और दुख झेलने से पैदा हो सकती है। अच्छा। कल्पना कीजिए, एक इंसान दर्द से कराह रहा है, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है, और उसके सबसे करीबी लोग, उसका पति और ससुर, उसकी चीखों को अनसुना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी भूख ज्यादा जरूरी है। तो ये दिखाता है कि गरीबी कैसे इंसान को अंदर से खोखला कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। उसे सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों तक सीमित कर सकती है। क्या ये कहा जा सकता है कि वे उसकी पीड़ा को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे या जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे? सामग्री इस पर क्या इशारा करती है? सामग्री सीधे तौर पर उनकी मंशा पर फैसला नहीं सुनाती, लेकिन जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि उनकी संवेदनाएं इस हद तक मर चुकी हैं कि दूसरे का दुख उन्हें प्रभावित ही नहीं करता। ये शायद जानबूझकर अनदेखा करना भी ना हो, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था हो जहां सिर्फ अपनी भूख, अपनी जरूरत ही सच लगती है, बाकी सब कुछ जैसे पृष्ठभूमि में चला जाता है। अच्छा। ये गरीबी का मनोवैज्ञानिक असर है, जहां सहानुभूति और परवाह जैसी भावनाएं वो जैसे विलासिता लगने लगती हैं। और फिर बुढ़िया मर जाती है। हाँ। इसके बाद एक नई समस्या खड़ी होती है, कफन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तब ये बाप बेटा गांव के जमींदार और दूसरे लोगों के पास जाते हैं, दुखड़ा रोते हैं और कफन के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं। लोग शायद दया खाकर या सामाजिक रस्म समझकर पैसे दे भी देते हैं। यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा विचलित करता है और सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। कौन सा मोड़? पैसे हाथ में आते हैं, कफन के लिए जमा हुए पैसे, लेकिन ये दोनों कफन खरीदने बाजार जाने के बजाय सीधा शराब खाने पहुंच जाते हैं। अरे! उन पैसों से वे शराब पीते हैं, पूड़ियां ने चटनी खाते हैं, मतलब जी भरकर मौज करते हैं। कफन के पैसों से? हाँ, कफन के पैसों से। और तो और वे अपने इस काम को सही भी ठहराते हैं। सामग्री उनके शब्दों को सामने रखती है। घीसू कहता है, क्या कहता है वो? हाँ, वो कहता है, कैसी बुरी रस्म है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। फिर वो माधव से कहता है, उसे बुधिया को कफन मिल भी जाता तो क्या होता, जल ही तो जाता, कुछ साथ तो न जाता। ये तर्क अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। ये सिर्फ पैसों का दुरुपयोग नहीं है, ये सामाजिक रस्मों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और यहाँ तक कि मृतक के प्रति सम्मान की भावना का भी पूरी तरह से खत्म हो जाना है। हाँ। वे उस पैसे का इस्तेमाल अपनी तात्कालिक इच्छाओं, भूख और नशे को पूरा करने के लिए करते हैं। ये दिखाता है कि लगातार दुख और अभाव ने उनकी सोच को किस तरह विकृत कर दिया है। बिल्कुल। वे अपनी अकर्मण्यता और संवेदनहीनता को सही ठहराने के लिए
दुनिया की रस्मों और यहाँ तक कि बुधिया की मुक्ति का बहाना गढ़ लेते हैं। हाँ, उनका ये कहना कि बड़ा भागवान थी बुधिया जो इतनी जल्दी माया मोह के जाल से मुक्त हो गई, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वे अपनी खुशी मना रहे हों। क्या ये सिर्फ बचाव का तर्क है या वे सचमुच ऐसा महसूस कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? ये एक जटिल सवाल है। देखिए, संभव है कि ये दोनों का मिला-जुला रूप हो। अच्छा। एक तरफ ये उनके अपराध बोध से बचने का एक तरीका है, अपने किए को सही ठहराने का बहाना। हाँ, हो सकता है। दूसरी तरफ शायद उनके लिए जीवन इतना कष्टदायक और निरर्थक हो चुका है कि मौत वाकई एक तरह की मुक्ति लगती हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। जब जीने में कोई सुख न हो, कोई उम्मीद न हो, तो शायद मरने वाले को भाग्यवान समझना उनके विकृत तर्क का हिस्सा बन जाता है। ये दिखाता है कि निराशा किस हद तक उनकी सोच पर हावी हो चुकी है। तो क्या ये कहानी, जैसा कि सामग्री बताती है, सिर्फ घीसू और माधव की कहानी है या इसका दायरा और बड़ा है? नहीं, ये सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी बिल्कुल नहीं है। जैसा कि सामग्री स्पष्ट करती है, घीसू और माधव तो प्रतीक हैं। प्रतीक किस चीज के? उस बड़े सामाजिक यथार्थ के प्रतीक जहां गरीबी, भूख और लाचारी इंसानियत पर इस कदर हावी हो जाती है कि मानवीय मूल्य वो बेमानी लगने लगते हैं। सामग्री में इस्तेमाल हुए शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। गरीबी, भूख और बेबसी इंसान की संवेदनाओं को मार डालती है। ये कहानी इसी कड़वी सच्चाई का चित्रण है। और ये भी कि जब इंसान पर दुख और भूख का पहाड़ टूटता है तो नैतिकता, रिश्ते, सामाजिक बंधन ये सब पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। प्राथमिकता सिर्फ एक रह जाती है, किसी तरह जिंदा रहना। सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि बुनियादी जरूरतें पूरी ना होने पर ऊंचे आदर्श और रिश्ते कितने खोखले साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी चरम स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को कौन आकार देता है। क्या ये पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत कमी है, उनका आलस्य, उनकी संवेदनहीनता, या फिर वो सामाजिक और आर्थिक ढांचा ज्यादा जिम्मेदार है जो ऐसी भयानक गरीबी को पनपने देता है, जहां इंसानों को जीने के लिए इस हद तक गिरना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सामग्री किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहराती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस उस जटिल रिश्ते को उजागर करती है, समाज और व्यक्ति के बीच का रिश्ता, खासकर अभाव की स्थिति में। घीसू और माधव जिस तरह व्यवहार करते हैं, क्या वो उनकी प्रकृति है या उनकी परिस्थिति का परिणाम? सामग्री हमें इसी दुविधा के साथ छोड़ देती है। प्रेमचंद की कहानी और उस पर आधारित ये विचार हमें किसी आसान निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देते। सही बात है। ये दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के नैतिक चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं या शायद खत्म भी कर सकती हैं। क्या उनके पास कोई और रास्ता था? क्या वे अलग तरह से व्यवहार कर सकते थे? ये सवाल पाठक या श्रोता के मन में रह जाते हैं। क्या सामग्री में इस बात का कोई जिक्र है कि उस समाज में, मतलब दूसरे लोगों का रवैया कैसा था? जमींदार या अन्य गांव वाले जिन्होंने पैसे दिए, क्या वे भी इस स्थिति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थे? देखिए, सामग्री सीधे तौर पर उंगली नहीं उठाती, लेकिन इशारा जरूर करती है। अच्छा, कैसे? जमींदार का पैसे देना वो महज एक सामाजिक औपचारिकता या शायद अपनी ऊंची स्थिति दिखाने का तरीका हो सकता है, न कि सच्ची सहानुभूति। बाकी गांव वालों का रवैया भी उदासीनता भरा लगता है। कोई भी बुधिया की पीड़ा के समय उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। हाँ, ये बात तो है। घीसू और माधव अकेले ही नहीं है जो संवेदनहीन है। कहीं ना कहीं पूरा समाज उस उदासीनता का शिकार लगता है जो लंबे समय से चली आ रही गरीबी और शोषण से पैदा होती है। मतलब घीसू और माधव उस समाज की उपज है, उसके सबसे विकृत रूप? हाँ, आप कह सकती हैं वो उस समाज की उपज है। तो ये सिर्फ व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक बीमार समाज की भी कहानी है, जैसा कि सामग्री इंगित करती है, जहां लोग एक दूसरे के दुख के प्रति इतने उदासीन हो गए। हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। कहानी उस सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल उठाती है जहां व्यक्ति इतना अकेला और लाचार महसूस करता है कि उसके लिए मानवीय रिश्ते और नैतिक मूल्य अपना अर्थ खो देते हैं। घीसू और माधव का व्यवहार उस समाज की विफलता का भी प्रतिबिंब है जो अपने सबसे कमजोर सदस्यों को बुनियादी मानवीय गरिमा भी नहीं दे पाता। तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद की कफन पर आधारित इस सामग्री की परतों को खोलने की कोशिश की। जी, ये हमें गरीबी की उस भयावह तस्वीर से रूबरू कराती है, जहां इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी न होने पर उसकी संवेदनाएं वो मर जाती हैं, नैतिक बंधन टूट जाते हैं और जिम्मेदारी का भाव खत्म हो जाता है। हाँ,
जीसू और माधव के किरदार, उनकी आलस्य, बुधिया की मृत्यु पर उनकी उदासीनता, और फिर कफन के पैसों को शराब और खाने पर उड़ा देना, ये सब मिलकर उस चरम हताशा और मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाते हैं जो भयानक गरीबी ला सकती है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जीवन सिर्फ किसी तरह पेट भरने और अगली सुबह देखने की जद्दोजहद बन जाए, तो नैतिकता, रिश्ते और इंसानियत की परिभाषा क्या रह जाती है? क्या रह जाती है? हाँ, ये कहानी, जैसा कि इन स्रोतों के माध्यम से हमने समझा, हमें उन परिस्थितियों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच के धुंधले और तनावपूर्ण रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या घीसू और माधव सिर्फ अपनी परिस्थितियों के शिकार थे, या उनके पास अपने कर्मों को चुनने की थोड़ी बहुत गुंजाइश फिर भी बची थी? ये वो प्रश्न है जो हमें अपने समाज और अपनी इंसानियत के बारे में सोचने पर विवश करते हैं। जी हाँ, सोचने पर विवश करते हैं।